जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। एक बड़ी अपडेट दोस्तों रफाल फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों भारत अब फ्रांस के साथ सबसे बड़े डिफेंस डील पर चर्चा करने जा रहा है और इस हफ्ते 3.25 लाख करोड़ के 114 रफाल फाइटर जेट डील पर एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस डील की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह कि ये फाइटर जेट्स भारत में बनाए जाएंगे लगभग 30% स्वदेशी कंटेंट के साथ और 12 से 18 राफेल फाइटर जेट फ्लाईवे कंडीशन में सीधा इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। इवन दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस से यह भी कहा है कि राफेल फाइटर जेट में स्वदेशी हथियार और स्वदेशी सिस्टम भी लगाए जाने चाहिए। हालांकि बात दोस्तों यहां पर वही आ रही है घूम फिर करके, इतनी महंगी डील होने के बावजूद भी सोर्स कोड फ्रांस के पास रहेंगे और तब भी भारत इस डील के लिए आगे बढ़ रहा है। वैसे तो यहाँ पर अमेरिका और रशिया दोनों ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऑफर भारत को किए थे। ऐसे में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने रफाल को इसलिए यहाँ पर चुना है, रीजन साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने पाकिस्तान के खिलाफ तबाही मचाई थी। यही वजह है कि अब इंडियन एयरफोर्स का भरोसा रफाल पर हो रहा है। डील अगर मंजूर हो जाती है तो ये भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी और इंडियन एयरफोर्स के पास 176 रफाल फाइटर जेट्स होंगे। 36 पहले से ही वायुसेना के पास है, 26 राफेल मरीन हमारे पास होंगे, 114 नए रफाल। लेकिन यहाँ पर दोस्तों M88 इंजन को लेकर भी बात आई है सामने कि MRO फैसिलिटीज की हैदराबाद में लगेगी और इवन दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी डासो ने भारत में मेंटेनेंस फर्म भी बना ली है जिसमें कि टाटा जैसी भारतीय कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग में शामिल होंगी। लेकिन दोस्तों भले ही यहाँ पर 30% कंटेंट स्वदेशी बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि एक्चुअल यहाँ पर जो इंडियन कंटेंट होगा वो 60% से ज़्यादा हो सकता है, ये डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहें, भारतीय वायुसेना के लिए ये डील हमारी घटती हुई स्क्वाड्रन के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सोर्स कोड नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट आई है S-400 को लेकर जिसने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। सवाल यह है कि इसके सबूत कहाँ हैं। हाल ही में दोस्तों एक यूजर ने पाकिस्तानी डिंगा इलाके में मिले मलबे की तस्वीर जारी की है, जिसके बाद एक खबर सामने आई है। दरअसल डिंगा इलाके में जो सबूत मिले हैं उसमें F-16 का बैकअप अल्टीमीटर मिला है। हालांकि ये कोई आम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, बल्कि ये F-16 के कॉकपिट में लगा होता है और इमरजेंसी में पायलट को ऊंचाई की जानकारी देता है। और इस अल्टीमीटर में दोस्तों 2 डायल हैं, अंदर बॉल बेयरिंग भी दिख रही है। बात साफ है कि ये कोई आम पार्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तस्वीर में पाकिस्तानी सिविल डिफेंस का एक अधिकारी इन पार्ट्स को अपने हाथ में पकड़े हुए है। इससे शक और गहरा गया है और अब इस बात की कंफर्मेशन हो गई है कि S-400 ने F-16 को मार गिराया, क्योंकि दोस्तों कॉकपिट लेआउट में बैकअप अल्टीमीटर बिल्कुल नीचे लगा होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मलबे में डिस्ट्रॉय LRU भी मिला है। ये सभी चीजें F-16 के एवियोनिक्स हार्डवेयर की सबसे बड़ी पहचान होती हैं और इन सारे सबूतों को एक साथ जोड़ा जाए तो तस्वीर बन जाती है कि F-16 किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने मार गिराया। हालांकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन जो चीज़ें मौजूद हैं सैटेलाइट तस्वीरों से और जो वहाँ के लोगों की तरफ से आई हैं वो इस बात को बताती है कि कहानी कुछ और ही थी यहाँ पर, जिसे पाकिस्तान ने छिपाया। दोस्तों DRDO अब इंडियन एयरफोर्स के लिए एक और घातक मिसाइल बनाने पर काम कर रहा है और ये मिसाइल होगी एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और इस एयर लॉन्च वाले वेरिएंट की सबसे बड़ी ताकत होगा इसका डुअल कंबंशन रैमजेट यानी कि DCR। पहले ये मिसाइल रैमजेट मोड में उड़ान भरेगी, फिर उसके बाद ये स्क्रैमजेट मोड में एंट्री कर जाएगी और फिर हाइपरसोनिक स्पीड पर क्रूज करेगी। इस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा देर तक मैक 5+ की स्पीड बनी रहेगी, वजन भी कम होगा और रेंज ज़्यादा मिलेगी। और हाल ही में भारत ने स्क्रैमजेट इंजन का 12 मिनट तक लगातार परीक्षण भी किया है। डिफेंस सोर्सेज का मानना है कि इस मिसाइल का वजन ब्रह्मोस A के आसपास होगा, जिसे कि आसानी से Su-30 MKI में लगाया जा सकता है, वो भी बिना किसी चेंजेस के। यानी कि दोस्तों Su-30 MKI अब हाइपरसोनिक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और 1500 किलोमीटर की रेंज दोस्तों इतनी है कि पूरा पाकिस्तान इसके अंदर आ जाएगा। तिब्बत के अंदर तक हम हमला कर सकते हैं और हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से रडार इसे पकड़ नहीं पाएगा, ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। इंटरसेप्ट तो भूल ही जाइए, मतलब दुश्मन के पास कोई टाइम नहीं मिलेगा रिएक्ट करने का। और दोस्तों DRDO के चीफ पहले ही बोल चुके हैं कि DRDO इस वक्त 12 हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है और तीनों सेनाओं को इसका फायदा मिलेगा। और इंडियन एयरफोर्स के पास अगर एक बार ये वाली मिसाइल आ जाती है तो भारतीय वायुसेना दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगी जिनके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च हथियार होगा। हमारी क्षमता भी इससे काफी बढ़ जाएगी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए करीबन 280 अतिरिक्त जो S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल हैं उन्हें खरीदने की योजना पर बात हो रही है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि भारत में S-400 मिसाइल की लोकल असेंबली बनेगी। और सूत्रों की तरफ से जो खबर आई है वो बताती है कि भारत और रशिया एक हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रहे हैं और इस हाइब्रिड मॉडल में दोस्तों मिसाइल का जो एयर फ्रेम है वो भारत में बनाया जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यानी कि जो संवेदनशील सिस्टम्स हैं जैसे कि इसका गाइडेंस सिस्टम, रॉकेट मोटर, एनर्जेटिक्स,
रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब रशिया की तरफ से ही आएगा। मतलब भारत को कोई फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसके लिए नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी भारत के अंदर इसकी असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग ये हो सकेगी। मतलब साफ है कि फाइनल असेंबली से लेकर क्वालिटी टेस्टिंग भारत में की जाएगी, वो भी रशिया की देखरेख में। फायदा इसका ये मिलेगा कि सप्लाई तेजी से मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अगर हम रशिया से इस मिसाइल को मंगवाएंगे तो उसमें वक्त काफी लगता है, और अगर भारत में असेंबली लाइन लगती है तो नो डाउट किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में भारत को मिसाइल जल्दी मिलेगी, स्टॉक जल्दी से भरा रहेगा और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी बनी रहेगी। और इवन रशिया भी ये बात समझता है कि भारत को लंबे वक्त तक S-400 का सपोर्ट चाहिए। दोस्तों S-400 की कोर टेक्नोलॉजी रशिया किसी को नहीं देता, लेकिन ऐसे में ये जो असेंबली वाला मॉडल है वो दोनों देशों के बीच व्यवहार्य लगता है। भले ही पूरी टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, लेकिन इससे भारतीय कंपनियों को कई तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे कि प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, हाई रिलायबिलिटी टेस्टिंग कैसे होती है और एडवांस मिसाइल असेंबली कैसी होती है। और ये एक्सपीरियंस हमारे आगे प्रोजेक्ट कुशा में काम आ सकता है। दोस्तों IIT मद्रास ने एक बड़ा काम करके दिखा दिया है। उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे कि 155 mm की तोप की रेंज लगभग 50% तक बढ़ गई है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी शेल। यहाँ पर दोस्तों रैमजेट शेल क्या होता है? दरअसल दोस्तों ये एक आर्टिलरी गोला होता है, तोप से निकलने के बाद सिर्फ बैलिस्टिक तरीके से उड़ता है, लेकिन IIT मद्रास ने इस गोले के अंदर मौजूद बेस ब्लेड की जगह रैमजेट इंजन को फिट कर दिया, जिसका मतलब साफ है कि तोप से निकलने के बाद ये शेल यानी कि गोला हवा से ऑक्सीजन लेगा, खुद ही प्रपल्सन बनाएगा और उड़ते हुए अपनी स्पीड मेंटेन करेगा। और यही वजह है कि इससे रेंज अचानक से इन शेल्स की बढ़ जाती है। यहाँ पर IIT मद्रास ने कुछ आंकड़े भी सामने रखे। उन्होंने कहा कि इसके आ जाने से ATAGS की जो पहले की रेंज 40 किलोमीटर है वो 70 किलोमीटर हो जाएगी। K9 वज्र की रेंज जो 36 किलोमीटर है वो बढ़कर 62 किलोमीटर होगी। धनुष की 30 से बढ़कर 55 किलोमीटर रेंज हो जाएगी। मतलब साफ है कि प्लेटफॉर्म वही है, लेकिन मारक क्षमता नेक्स्ट लेवल पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें कोई नई तोप तो नहीं लेनी, कोई महंगी मिसाइल भी नहीं लेनी, सिर्फ नया गोला आएगा सामने। और दोस्तों इसके ट्रायल भी सफल हो चुके हैं। इससे भारत की डीप स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी, सर्वाइबिलिटी ज्यादा मिलेगी और भारतीय सेना को बैटलफील्ड में डोमिनेंस मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आज की जंग अगर आप देखें तो लॉन्ग रेंज फायर पावर ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लॉन्ग रेंज फायर पावर के साथ प्रिसीजन स्ट्राइक भी। और यही वजह है कि रैमजेट आर्टिलरी शेल भारत को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। दोस्तों भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। भारतीय सेना करीबन 2000 करोड़ रुपए का फास्ट ट्रैक टेंडर जारी करने वाली है, जो कि स्वदेशी लॉइटिंग म्यूनिशन के लिए होगा। ये ड्रोन दोस्तों दुश्मन के इलाके में डीप प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं, वो भी दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और स्पूफिंग के बावजूद भी, और ये दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को खत्म कर देंगे। ये फैसला इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस विजन का हिस्सा है जहां पर ड्रोन्स को फ्रंट लाइन वॉरफेयर का मेन हथियार बनाया जा रहा है। और इस स्ट्रैटेजी के तहत दोस्तों शक्तिमान रेजिमेंट पूरी तरह ड्रोन वॉरफेयर के लिए बनाई गई है। इन्फेंट्री यूनिट्स में अश्नि प्लाटून डिप्लॉय की जा रही है। भारतीय सेना का साफ मैसेज है, कम कोलैटरल डैमेज हो, एक्यूरेसी अच्छी मिले और तुरंत हमें किल करने की क्षमता मिल जाए। इनका इस्तेमाल दोस्तों भारतीय सेना दुश्मनों के रडार इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, फॉरवर्ड लॉजिस्टिक हब्स और टेरर लॉन्च पैड को खत्म करने के लिए करेगी। पहले फेज में 850 लॉइटिंग मिशन शामिल किए जाएंगे, जो कि लॉन्चर और सपोर्ट सिस्टम के साथ आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट 2 भारतीय कंपनियों के हिस्से में बांटा जाएगा ताकि कंपटीशन बना रहे और प्रोडक्शन भी तेज हो। दोस्तों भारतीय नौसेना ने अपने MiG-29 के फाइटर जेट्स के साथ नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी कि NASAM MR को सफलतापूर्वक इंटीग्रेट कर दिया है। इस मिसाइल के जरिए दोस्तों भारतीय नौसेना के ये जो फाइटर जेट्स हैं वो दुश्मन के जंगी युद्धपोतों को लंबी दूरी से खत्म कर सकते हैं। इस मिसाइल को DRDO ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया है। और NASAM MR की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका सी स्कीमिंग फ्लाइट प्रोफाइल, मतलब ये मिसाइल समुद्र की सतह की काफ़ी करीब उड़ती है। दुश्मन का रडार इसे काफ़ी देर से पकड़ पाता है और फिर दोस्तों ये आखिर में जाकर अचानक से ऊपर उठकर सीधे जहाज को खत्म करती है। NASAM MR में लगा है आइसा सीकर, GPS, इनिशियल नेविगेशन और मिड कोर्स डेटा लिंक, जिसकी वजह से ये मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बीच भी अपने टारगेट को खत्म कर सकती है। वजन 400 से 450 किलो के आसपास बताया जा रहा है और एक MiG-29 के अपने साथ 4 NASAM MR मिसाइल ले जा सकता है। यानी कि दोस्तों एक सॉटी कई मिसाइल और दुश्मन के जहाजों पर स्वॉर्म अटैक। दोस्तों भारतीय सेना प्रमुख ने आज आर्मी डे 2026 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने दोस्तों भारत के फ्यूचर के आर्मर कॉम्बैट व्हीकल को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका का स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल हमारे लिए एक ऑप्शन जरूर है,
लेकिन भारतीय सेना की पहली पसंद देश में बने स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स है। मतलब उनका कहना था कि स्ट्राइकर एक ऑप्शन है, लेकिन अगर हमारे पास अपना स्वदेशी ऑप्शन उपलब्ध है तो हम उसी को ही चूज करेंगे। तो स्ट्राइकर के बारे में तो आप सब जान चुके हैं कि लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड में ये फेल हो गया था। इसके बाद इसे बनाने वाली जो कंपनी है वो दोबारा से इसका इंजन अपडेट करके अभी अपने यहाँ टेस्ट कर रही है, फिर दोबारा भारत पे भेजेगी। लेकिन दोस्तों, भारत विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, इसीलिए भारत अपना स्वदेशी व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म यानी कि वैप को डेवलप कर रहा है और उसे ही अब मैक्सिमम संख्या में डिप्लॉय किया जाएगा। वैप भी कई ट्रायल से गुजर चुका है, भारतीय सेना के हिसाब से इसे कस्टमाइज भी किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें भारतीय हथियार और इलेक्ट्रॉनिक्स आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं। देसी प्लेटफॉर्म का मतलब भी साफ है कि विदेशी पाबंदी हमें नहीं चलने वाली, स्ट्रैटेजिक आज़ादी हमारे पास रहेगी। लंबे समय तक हम इसे मेंटेन भी कर सकते और अपडेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने 30 mm नेवल सरफेस गन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया है। इस गन की खासियतों की बात की जाए तो ये पूरी तरह भारतीय कंपनी के द्वारा डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर की जाएगी और ये प्रोजेक्ट मेक टू IDDM कैटेगरी के तहत रखा गया है, जिसका मतलब इसका डिजाइन भारत में होगा, निर्माण भारत में होगा और टेक्नोलॉजी भी भारत की होगी। भारतीय नौसेना का दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि अगर सिर्फ एक ही कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए योग्य निकलती है तो ये प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया जाएगा। मतलब देरी नहीं चलेगी। यहाँ पर नौसेना को तुरंत भरोसेमंद देसी हथियार चाहिए। 30 mm गन की अगर मैं बात बताऊं तो ये एक एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ आएगी और इवन ये सिस्टम रात और दिन कभी भी निशाना लगा सकता है। खराब मौसम में भी ये जबरदस्त फायर कर सकता है और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का असर भी इस पे कम होगा। और ये गन भारतीय नौसेना के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि इसका इस्तेमाल दुश्मनों के फास्ट अटैक बोट्स, लो फ्लाइंग ड्रोन्स और UAVs और छोटे खतरनाक सतही टारगेट्स को खत्म करने के लिए किया जाएगा। इवन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको मेक टू कैटेगरी का मतलब भी समझा दूं, जिसमें कि खर्च इंडस्ट्री करती है और जब गन सफल हो जाती है तो नेवी खरीदने की गारंटी देती है। इससे भारतीय इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन मिलता है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए भी एक बड़ा मौका मिलता है और हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी। और फ्यूचर में ये स्वदेशी 30 mm की गन छोटे जंगी युद्धपोतों पर भी लगाई जाएगी और ये पूरा प्रोग्राम भारतीय नौसेना के मॉडर्नाइजेशन रोड मैप का हिस्सा है। जयपुर के आसमान में दोस्तों अपाचे और प्रचंड ने दिखाई भारतीय सेना की असली ताकत। आर्मी डे परेड की फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान एक शानदार नजारा देखने को मिला है, जिसमें कि भारतीय सेना ने अपने इन दोनों ही हेलीकॉप्टर को प्रदर्शित किया और इस दौरान हुए हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और भारत में बना प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर दोनों शामिल थे। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।